नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। क्या भारत के खिलाफ टू फ्रंट युद्ध की तैयारी चल रही है, उसकी चक्रव्यूह की रचना की जा रही है? पिछले कुछ समय से जिस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी सेनाओं की तैनाती भी कर रहे हैं, उसे ऐसा ही प्रतीत होता है कि चीन और पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भारत कल ही चीन और पाकिस्तान के साथ दो हाथ करने की पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उससे संकेत कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। तो क्या हम दो बड़े दुश्मन मुल्कों के साथ एक साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके लिए सक्षम हैं? खास करके तब जब ये दोनों मुल्क परमाणु हथियार संपन्न हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है तो पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक पूरी खेप। तो क्या हिंदुस्तान इस चुनौती के लिए तैयार है? आइए अब आपको हम बताएं कि कैसे टू फ्रंट वॉर की तैयारी हिंदुस्तान न सिर्फ कर चुका है बल्कि इसकी बारीकियां क्या हैं और क्या है यह टू फ्रंट वॉर। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अचानक लद्दाख पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने तमाम सेनाओं को संबोधित किया, ऐसा लगा जैसे कि देश का नेतृत्व आज आगे बढ़कर पूरे देश को यह बता रहा है कि हम तैयार हैं, हर तरह के जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि भारत सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है, लेकिन अगर आज कोई भी देश हिंदुस्तान की तरफ आंखें तरेने की कोशिश भी करे तो हिंदुस्तान में वो हिमाकत है और वो दम है, वो मादा है कि हिंदुस्तान दुश्मन देश की आंखें नोच सकता है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ आज भारतीय सेना की तैयारियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी समझा। 26 मिनट का भाषण उन्होंने सैनिकों के सामने रखा, लेकिन मूल बात जो है वह आपके सामने अब प्रस्तुत करते हैं। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। मूल शब्द हमने आपको बताए, न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं सैनिकों से मुलाकात करने के साथ साथ अस्पताल में और बाहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, जहां शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। गलवान वैली में जहां 20 भारतीय शूरवीरों ने अपनी शहादत दी, वहां आज प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीरें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज दिन में उन शहीदों को नमन किया, उन्हें याद किया और इसके साथ साथ आज पूरे देश को सनद भी किया कि हिंदुस्तान तैयार है। हम मरते मरते नहीं बल्कि मारते मारते मरते हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पूरे हिंदुस्तान के लिए। याद कीजिए, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा था, मारते मारते मरे हैं भारतीय सैनिक। और यह बात छोटी नहीं है, क्योंकि यह बताता है कि देश का दृढ़ निश्चय क्या है और उसके आधार पर हिंदुस्तान अपनी नीति तय करता है। कोई आसान बात नहीं है कि आज हिंदुस्तान के 20 शूरवीरों की तरफ कोई आंख भी उठाकर देखे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संदेश से इसे स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री की लेह यात्रा ने कुछ और बातें तथ्यात्मक तौर पर सामने रखी हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं जमीनी हकीकत क्या है। दरअसल आज प्रधानमंत्री जब लेह पहुंचे तो लेह से 34 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जो कि फ्रंट पोस्ट है और नीमू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल मिलिट्री ब्रीफिंग की गई। इसे लेकर तरह तरह की बातें आपके सामने जरूर होंगी, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में बारीकियां आपके सामने रखना चाहता हूं आम भाषा में, क्योंकि हम और आप तो आम भाषा ही समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी मौजूद थे। आमतौर पर इस तरह की विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बॉर्डर पर अपने दुश्मनों को यह जताने पहुंचते हैं कि हां हम क्या कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तमाम तैयारियां होती हैं। इसके साथ साथ वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री जी के साथ मौजूद थे। नियंत्रण रेखा पर सबसे पहले हमारी स्थिति क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। बताया गया कि नियंत्रण रेखा पर हम कहां पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि दुश्मन की सेना कहां आई और कैसे कैसे पहुंची। गलवान वैली के इस वाई जंक्शन पर किस तरह से, जहां पर भारतीय फौज आमतौर पर निगरानी क्या करती थी, फिंगर 8 तक जहां भारतीय फौज पहुंचती थी और निगरानी क्या करती थी, कैसे फिंगर 8 से फिंगर 4 तक चीन की फौज अब अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है और इन पोजीशंस पर चीन की फौज कैसे आज जमी है, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री जी के साथ साझा की गई। और उसके बाद फिर भारतीय सेना ने यह बताया कि पलटवार करते हुए भारतीय फौज ने अभी तक क्या क्या किया है, किस तरह से दुश्मनों को उनके हद तक वापस पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ मिलिट्री ब्रीफिंग का एक मकसद होता है। मकसद स्पष्ट है कि हमारी डिप्लॉयमेंट क्या है, हम दरअसल अपने फौजियों को किस तरीके से कहां किस किस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर रख रहे हैं, और उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी को इसका पूरा ब्यौरा सामने रखा जाता है और ये पूरे मैप के साथ डिटेल्स बताई जाती हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी के पास ये खुला एक तरह से अवसर होता है, उनके दिमाग में कहीं भी कोई शक शुबा हो कि क्या हमारे सैन्य ताकत सही तरीके से वहां पर डिप्लॉय की गई है, क्या गन्स सही तरीके से हैं, यानी कि हम आर्टिलरी गन्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप बोफोर्स की बात करें, 105 mm गन्स की बात करें, 155 हावित्जर्स की बात करें, ये तमाम जो आर्टिलरी गन्स हैं क्या इन्हें सही तरीके से रखा गया है, क्या हमारी वायुसेना पूरी तरह से तैयार है, क्या हमारी थल सेना के जवान तैयार हैं। इन पूरी तैयारियों का ब्रीफिंग एक तरह से उन्हें यहां दिया गया। हम आपको यहां स्पष्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की अनर्गल बातों पर आप यकीन न करें। युद्ध की रणनीति फ्रंट पर कभी डिस्कस नहीं की जाती, वहां पर तैनाती की बात होती है और आज मौके पर पहुंचकर प्रधानमंत्री जी को यही ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, जानकारी जो इंडिया टीवी के पास है उसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जब दिल्ली पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सीसीएस की बैठक भी करेंगे। सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स। इस बैठक में कुछ अहम मंत्रालय के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उसके साथ साथ गृह मंत्री, तमाम मंत्रालय वहां पर मौजूद होते हैं और इन सभी मंत्रियों के साथ बातचीत होती है और खास करके एनएससी की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि दरअसल हर मंत्रालय के समीक्षा में क्या सामने रखा जाता है। प्रधानमंत्री पहले से ही मिलिट्री ब्रीफिंग ले चुके हैं, उनको जानकारी है कि स्थिति कहां और कैसे है, हमारी सेना और चीन की सेना कहां पर है और किस तरह से हमारी फौज चीन को धीरे धीरे वापस उनकी हद तक धकेलने को तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री पूरा एक ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय फौज अपनी तैयारी क्या कर रही है, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, क्या कोई सैनिक जो सामान खरीदना पड़ेगा और अगर खरीदना है तो उसके लिए क्या क्या नई कोशिशें करनी पड़ेगी, क्या टेंडर्स फ्लोट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ
राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, तमाम अन्य जानकारी भी सेना संबंधी प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद गृह मंत्री दरअसल हिंदुस्तान के भीतर आंतरिक सुरक्षा को लेकर स्थितियां कैसी हैं, इसका पूरा ब्यौरा सामने रखते हैं और बताते हैं कि पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है। और इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि अजीत डोभाल डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन और डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस उनको रिपोर्ट करता है। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के पास सभी जानकारी होती है, खास करके गुप्तचर जानकारी, और ये 1999 की करगिल युद्ध के बाद तैनात किया गया है। इसका सीधा मतलब हम आपको बहुत बारीक शब्दों में समझाना चाहें और यूं कहें कि बहुत ही सरल शब्दों में, दरअसल हमारे यहां इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम अलग अलग एजेंसियां करती हैं। इंटरनल इंटेलिजेंस के लिए अलग एजेंसी है जो कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए अलग एजेंसी है जो कि सीधे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को रिपोर्ट करती है। लेकिन ये सारा इंटेलिजेंस इनपुट एक साथ कोलेट होकर यानी कि एक साथ जमा कर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि अजीत डोभाल के सामने रखा जाता है। और अजीत डोभाल दरअसल पूरे देश का खाका प्रस्तुत करते हैं, क्या गुप्तचर जानकारी है, किसके आधार पर क्या किया जाना चाहिए, यह सब कुछ प्रस्तुत किया जाता है। जाहिर सी बात है इन सभी चीजों का एक आर्थिक पहलू भी है, इसलिए वित्त मंत्री की भूमिका अहम हो जाती है। एक युद्ध को अंजाम देने के लिए या युद्ध की तैयारी करने के लिए किसी भी देश को एक लंबा वक्त लगता है, कम से कम 7, 8 या 10 महीने। आप 1971 के युद्ध की बात देख लीजिए, 7 महीने का वक्त लगा था हिंदुस्तान को 1971 के युद्ध को अमली जामा पहनाने में और बांग्लादेश को आजाद कराने में। यह पूरी कोशिश इतनी आसान नहीं होती, लेकिन इस तरह से तैयारियां की जाती हैं और ठीक यही होगा इस बैठक में, जहां पर सभी मंत्रिमंडल की समीक्षा के साथ प्रधानमंत्री इस चीज को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अब आइए जरा बात करते हैं और आपको समझाते हैं हमारा जो मूल मकसद, यानी कि हम आपको यह बता रहे थे कि 2 फ्रंट युद्ध किस तरह से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है, यह साजिश क्या है और इसकी बारीकियां समझना अत्यंत आवश्यक है। 2 फ्रंट युद्ध का मतलब यह नहीं है, जैसा कि हमने आपसे पहले साझा किया, कि हिंदुस्तान सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन के साथ भिड़ने जा रहा है। दरअसल क्या हो रहा है, इसके पीछे की जो गाथा है, जरा अब इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान और चीन लगातार हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान ने गिलगिट और बाल्टिस्तान के इलाके में अपनी तैनाती बढ़ाई है। पाकिस्तान ने इस इलाके में 20,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती बीते 15 दिनों में किया है। ठीक उसी तरह उत्तरी लद्दाख सीमा के पास चीन ने अपने 2 आर्मर्ड डिविजन्स सामने रखे हैं। जी हां, यानी कि 24,000 चीनी सैनिक आज लेह लद्दाख के क्षेत्र में चीन की तरफ से अतिरिक्त तौर पर मंगाए गए हैं। इसके साथ साथ हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि चीन की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों से पाकिस्तान बातचीत कर रहा है ताकि आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। जी हां, दरअसल हर फ्रंट पर एक साथ ही सारी तार जोड़ने के साथ आप इस तैयारी को देख रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दरअसल चीन की है। चीन की पहल पर पाकिस्तान अपनी फौज को गिलगिट और बाल्टिस्तान के क्षेत्र में डिप्लॉय कर रहा है और उसके साथ साथ चीन अपनी फौज को डिप्लॉय कर रहा है। आतंकवादी संगठनों को यह निर्देश दिया जा रहा है जो कि सीधे आईएसआई के इशारे पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आईएसआई की कथनी और करनी के आधार पर आतंकी संगठन भी आगे काम कर रहे हैं। दरअसल इस सबका सूत्र जुड़ता है बीते 15 दिनों में डीजी लेवल की या उससे ऊपर के लेवल की चीन और पाकिस्तान के बीच 8 मुलाकातें। जी हां, 8 मुलाकातें हुई हैं चीन और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल के ऊपर के अधिकारियों के बीच में। इसके साथ साथ हम यह भी जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने एयर डिफेंस रडार सिस्टम खास करके गिलगिट और बाल्टिस्तान के इलाके में, जिससे कि सियाचिन और उसके आसपास के इलाकों पर भी नजर रखी जा सके, इन सबको तैनात कर दिया है जो 24 घंटे लगातार हिंदुस्तानी फौज की गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह से वो गलती नहीं करना चाहता जो पाकिस्तान ने बीते 4 बार किया, यानी कि 1948, 1965, 1971 और 1999। और इसके साथ साथ चीन भी 1962 की गलती दोबारा नहीं दिखाना चाहता। चीन लगातार हिंदुस्तान पर निगरानी कर रहा है। तो यह है 2 फ्रंट वॉर की पूरी तैयारी जो अभी हमने आपके सामने रखी। अब आइए जरा आपको इसकी बारीकियां और समझाएं। दरअसल चीन ने शिनजियांग कोर के 2 डिवीजन को इसलिए सामने रखा है क्योंकि ये माउंटेनियरिंग डिविजन्स हैं
और ये डिवीजन जब सामने आकर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास पहले की ट्रेनिंग होती है, ये पहले से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयार होते हैं और इसके साथ साथ ये हमले की तैयारी भी करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लगातार अपनी गतिविधियों को तेज कर रहा है और वहां पर पाकिस्तान की फौज स्कार्दू हवाई अड्डे पर चीन के एयरप्लेन्स के लिए यानी कि एयरप्लेन्स की रिफिलिंग का पूरा इंतजाम कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति दोनों सीमाओं पर अब गंभीर बनती हुई चली जा रही है और यह है दरअसल टू वॉरफेयर की तैयारी जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक दूसरे के साथ की है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि दो फ्रंट वॉर, जी हां, ये दो फ्रंट वॉर क्या है, हिंदुस्तान की तैयारियां कैसी हैं, क्यों ये दो फ्रंट वॉर बहुत ही जरूरी है, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। बन रहे हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। हम आपको बता रहे हैं कैसे हिंदुस्तान तैयार है दो फ्रंट यानी कि पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ दो हाथ करने के लिए। लेकिन सिर्फ तैयारी है, तैयारी। लेकिन आइए टू फ्रंट वॉर है क्या, जरा इसको भी आपके सामने विस्तार से बताएं। दरअसल आज तक ऐसा मौका आया ही नहीं जब हिंदुस्तान ने किसी दूसरे देश के साथ या दो देशों के साथ एक साथ युद्ध जैसी परिस्थिति झेली हो, और ना ही किसी दूसरे देश ने ऐसी हिमाकत की। 1962 में जब चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया था उस वक्त पाकिस्तान शांत बैठा था। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो चारों युद्ध जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किए, इन सभी युद्ध में पाकिस्तान अकेले हिंदुस्तान से लड़ रहा था और चीन की तरफ से दबाव जरूर था, लेकिन किसी भी तरीके से चीन ने दखल नहीं दिया। लेकिन आज क्या वजह है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर यह साजिश कर रहा है, यह समझना आवश्यक है। काराकोरम एक्सप्रेस हाईवे आज चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है चीन की। दूसरी प्राथमिकता सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि गिलगिट और बाल्टिस्तान के रास्ते होते हुए ग्वादार पोर्ट तक पहुंचता है। इसके जरिए ही चीन लगातार तमाम सामान अपने पास पहुंचा सकता है। इस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर यह साजिश चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से चीन को यह समझाने की कोशिश की कि विस्तारवाद की नीति चीन के लिए उचित नहीं है और कैसे यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। यह युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है उसकी मिसाल इतिहास में पहले भी है। हिंदुस्तान पहला देश नहीं है जो मल्टी फ्रंट वॉरफेयर को एक साथ झेलने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले इजराइल ने 60 के दशक में जब इजिप्ट यानी कि मिस्र पर हमला किया था तो पूरे अरब देश के साथ साथ ईरान, जिसकी सीमाएं इजराइल से मिलती हैं, वो भी युद्ध के लिए सामने आ गए थे। लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने 32 दिनों के बाद जीत हासिल की थी। हिंदुस्तान के हौसले भी बुलंद हैं। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है, कम से कम मोदी का हिंदुस्तान तो नहीं। बन रही हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं और फिर आपको दिखाएंगे दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पूरी डिटेल्स एक छोटे से ब्रेक के बाद।